विद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 73 पार्ट्स में वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, आप लोग हिम विद्या पाठशाला विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप लोगों को एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास। तो वहाँ से अभी तक जितने भी टॉपिक कवर हो चुके हैं, उन सभी टॉपिक्स को आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं और अपने एग्जाम के पर्पज़ से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। अभी तक हम इस बुक के अकॉर्डिंग हम सबसे मोस्ट 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें उत्तराखंड एक परिचय हम लोग कवर कर चुके हैं। कुमाऊँ में चंद्र राजवंशी टॉपिक हमने कवर किया है। गढ़वाल में परमार वंश और गोरखा शासन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी इस वक्त हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था चल रहा है, जिसके अंतर्गत जब 1815 में अंग्रेज़ों का शासन कुमाऊँ और गढ़वाल में हुआ, जब उन्होंने अपना शासन यहाँ पे शुरू किया, तो तब उन्होंने कुछ न्याय व्यवस्था बनाई। उनको हम लोगों ने पढ़ा, उसके नियम हम लोगों ने पढ़े। अब इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं वन आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और वनों से संबंधित कुछ कानून उन लोगों ने बनाए, जिसके लिए स्थानीय जनता ने विरोध किया और आंदोलन किया। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और इससे पहले हम लोग काफ़ी चीज़ें कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। आज हमारा शुरू होने वाला है। आज का जो पार्ट होगा 74th पार्ट में आपको ये वीडियो मिलेगी और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग आज कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा, ताकि जहाँ पर भी आप लोग को लगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने हैं तो वहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वन आंदोलन और वन व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप लोगों के फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होता है उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर शासन ने सन 1925 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थित कम्युनिटी फॉरेस्ट के पंचायती प्रबंध की तर्ज पर पर्वतीय क्षेत्र में वन पंचायतों की स्थापना का निर्णय लिया। ठीक है। इसके लिए 19 सितंबर 1925 को वन पंचायत के विषय पर आहूत द्वितीय बैठक में बने नियमों में आवश्यक सुधार हेतु वन समिति कुमाऊं क्षेत्र द्वारा श्री कैलाश चंद्र गैरोला, ठीक है, डिप्टी कलेक्टर स्पेशल ड्यूटी अल्मोड़ा को, कौन थे डिप्टी कलेक्टर थी और कहाँ पर को इनकी ड्यूटी थी, अल्मोड़ा में इनकी ड्यूटी थी, कैलाश चंद्र गैरोला, ठीक है, को निर्देशित किया गया। वह अपने मद्रास दौरे से प्राप्त अनुभवों के आधार पर सुझाव दें और मतलब उनसे ये कहा गया कि आप क्या करें, अपने मद्रास जो आप लोग आपने जो दौरा किया था उससे वहाँ से जो आपने अनुभव प्राप्त किया है, तो उसके आधार पर हमको कुछ सुझाव दें और कुमाऊं क्षेत्र में वन पंचायत की संभावनाओं को तलाशें तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करें। ठीक है। किसके लिए हो रहा है ये वन पंचायत की जो बैठक हो रही है, यानी कि वन पंचायत से संबंधित जो डिसीजन यहाँ पर को लिए जा रहे हैं, तो उसके लिए रिपोर्ट बनानी है किसको, कैलाश चंद्र गैरोला जी को। श्री कैलाश चंद्र ने अपनी यात्रा 21 अक्टूबर 1927 को शुरू की और गढ़वाल तथा कुमाऊं के जिलों का निरीक्षण किया। कब आए थे ये? 19 और 20 सितंबर में इनको क्या किया था, वन पंचायत से संबंधित इनको यहाँ पर को कुछ अनुभव और कुछ रिपोर्ट तैयार करने के लिए यहाँ पर इनको नियुक्त किया गया था और 21 तारीख से ही इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। गढ़वाल तथा कुमाऊं के जिलों का निरीक्षण किया और 5,000 लोगों से इन्होंने बात करी। ठीक है, स्थानीय जनता से। यहाँ यह यात्रा 10 जनवरी 1928 तक चली। ठीक है। 21 कितनी तारीख से, 21 अक्टूबर 1927 से इन्होंने शुरू करी और 10 जनवरी तक इनकी ये यात्रा चली। ठीक है। और कितने लोगों से मिले, 5,000 लोगों से मिली। अपनी रिपोर्ट में कैलाश चंद्र ने अपने सुझाव तथा इसमें होने वाली समस्याओं को बताया। वन पंचायत के लिए बनने वाले नियमों में इस रिपोर्ट को भी महत्व दिया गया। ठीक है। वन पंचायत का जो गठन करने जा रही थी सरकार, तो उसके लिए इनकी बनाई हुई रिपोर्ट की जो रिपोर्ट जो थी, मतलब वन पंचायत के लिए जो नियम बनाए जाने थे, तो इनकी रिपोर्ट को भी इसमें महत्व दिया गया। शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 की एक्ट संख्या 14 धारा 6 के अंतर्गत वन पंचायत नियमावली बनाई गई और वन पंचायत गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है। अब सारे नियम बन चुके हैं और वन पंचायत गठित करने के सारे मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। ठीक है। यद्यपि वन पंचायत को गठित होने में पूरे 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। ठीक है। वन पंचायतों के गठन एवं प्रबंधन के लिए 1931 में जो नियमावली बनाई गई, उसमें जो कुछ नियम है जो निम्न प्रकार से हैं, यानी कि वन पंचायत के गठन के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए जो यहाँ पर को दिए गए हैं और आप लोगों को ध्यान से सुनना है और समझना है।
पहला नियम है इसके अंतर्गत, वन पंचायत के गठन के लिए ग्राम सभा को डिप्टी कमिश्नर से अनुमति मांगनी पड़ती थी। ठीक है, जिसमें एक प्रार्थना पत्र पर गांव के 2/3 वयस्क नागरिकों के हस्ताक्षर होने चाहिए थे। ठीक है, तो ये पहला नियम था इसका। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि प्रार्थना पत्र पाने पर डिप्टी कमिश्नर महोदय उस गांव के प्रधान या उन गांवों के प्रधानों के नाम सूचना भिजवाएंगे जिनकी यहाँ दरख्वास्त पड़ी हो। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थित भूमि की स्थिति तथा सीमाओं का पूरा खुलासा करना होता था। ठीक है, जो वो भूमि जिस भूमि के लिए क्या किया गया है वहाँ को रिक्वेस्ट की गई है, तो उस भूमि की जो सीमाएं हैं या उस भूमि के बारे में सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। इसमें एक तारीख नियुक्त की जाती थी। उस दिन प्रार्थना पत्र पर यदि कोई उज्रदारी आई हो तो उसकी सुनवाई होगी। ठीक है, तीसरा क्या है इसमें, नियुक्त तारीख को डिप्टी कमिश्नर महोदय मौखिक का निरीक्षण करेंगे। यदि कोई हक या उज्र उपस्थित हुए हों तो उनकी सुनवाई और निर्णय मौके पे कर देंगे। अगर 80 साल की सीमा के बाबत कोई तकरार हो तो डिप्टी कमिश्नर महोदय उसका भी फैसला सरकारी नीति के अनुसार कर देंगे और फैसले के अनुसार बनाए जाने वाले पंचायती वन की हदबंदी का काम आरंभ कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में ये दिया गया है, तो आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट जो इसके अंतर्गत दिया गया है, जो पंचायती वन श्रेणी प्रथम और श्रेणी द्वितीय आरक्षित वन में बनाए गए हैं, यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने वन से संबंधित श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के जो नियम हैं उनको हमने पढ़ा है, तो उसी के अकॉर्डिंग बात की गई है। यानी कि जो वन संरक्षित किए गए हैं उनके बारे में बात की गई, यानी कि आरक्षित वन बनाए गए हैं उनमें केवल उन्हीं लोगों को हक दिया जाएगा जिनके अधिकार जंगलात के हक लिस्ट में दर्ज हों। ठीक है, या जिनके साल 80 सरहद के अंदर अंदर वे जंगल हों। ठीक है, 5th वाला क्या कह रहा है कि डिप्टी कमिश्नर महोदय एक सुविधाजनक स्थान पर और समय में उस क्षेत्र के 80 साल के हकदार निवासियों को या जिनके पंचायती वन के बन जाने से लाभ होगा को बुलवाएंगे और अपने सामने उपस्थित व्यक्तियों से पंचायत चुन लेने के लिए कहेंगे। ठीक है, पंचायत में कम से कम 3 व अधिक से अधिक 9 पंच होंगे। यथाविधि पंचों का चुनाव हो जाने पर वे अपने सरपंच को चुनेंगे। चुनाव गुप्त बैलेट के द्वारा नहीं होगा बल्कि हाथ खड़ा करके इसमें चुनाव किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिप्टी कमिश्नर महोदय जो निर्णय देंगे उस पर कमिश्नर द्वारा पुनर्विचार हो सकता है। ठीक है, पंचायत में जो भी उन्होंने जिसको भी सदस्य चुना है और जो भी सरपंच चुना है उस पर जो फैसला डिप्टी कमिश्नर करेंगे, फिर उसके बाद उस पर अगर लगेगा कि इस पर और विचार होना चाहिए और ये निर्णय सही नहीं है या फिर कुछ और चीज़ें ऐड करनी है उसमें, तो फिर उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां नियम इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, जब एक पंचायत यथावत निर्मित हो जाए, ठीक है, ये सारी प्रक्रिया ऊपर जो प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ के सुनाई वो सारी प्रक्रिया हो जाती है, तो उसके बाद क्या होगा, जब एक पंचायत यथावत निर्मित हो जाए तो डिप्टी कमिश्नर महोदय इस पंचायत से उस भूमि के लिए जो उसको सौंपी या दी गई है प्रबंध करने के लिए एक लिखित इकरारनामा लेंगे। डिप्टी कमिश्नर द्वारा जहाँ पंचायती वन स्थापित किए जाए उस इलाके को वर्तमान हालतों का ध्यान रखते हुए इकरारनामा की शर्त निश्चित करेंगे और अपनी कार्यवाही की स्वीकृति के लिए कमिश्नर के पास भेजेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है, 8वां नियम है जो इसके अंतर्गत दिया गया, पंचायतों के लिए जाने वाले इकरारनामे डिप्टी कमिश्नर महोदय प्रधानतया निम्नलिखित विषयों का उल्लेख करेंगे। यानी कि पंचायतों के लिए जो इकरारनामा जा रहा है डिप्टी कमिश्नर के द्वारा, तो उसमें कुछ विषयों का उल्लेख किया गया है। तो वो किस प्रकार है, पहला है कि पंचायत या उसके पंच पंचायती जंगल के लिए स्वीकृत भूमि का ना तो बंटवारा कर सकेंगे और ना ही उसको बेचेंगे। ठीक है, पंचायत जंगल के लिए स्वीकृत जो भूमि होगी उसका जो पंच होगा या पंचायत के जो सदस्य होंगे या जो पंच होंगे वो उस भूमि का ना तो बंटवारा करेंगे और ना ही उसको बेच सकते हैं। ठीक है, कोई पंचायत पंचायती जंगल की पैदावार को लोगों और उन हकदारों के जिन्हें डिप्टी कमिश्नर महोदय ने माना हो सर्वोत्तम लाभ के लिए उपयोगी रहेगी। नेक्स्ट इसमें क्या है, पंचायत पेड़ों की लापरवाही से होने वाले विनाश को रोकेगी। पंचायती जंगल के लिए सौंपी हुई भूमि में पंचायत किसी को खेती नहीं करने देगी। पंचायत हदबंदी
के पिलर बनाकर उनकी रक्षा करेगी। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर पंचायती जंगल की उन्नति और रक्षा के लिए समय समय पर जो कुछ आदेश देंगे उस सब का पंचायत पालन करेगी। ठीक है, तो ये कुछ नियम इसके अंतर्गत दिए गए थे। फिर नेक्स्ट जो नियम है इसके अंतर्गत वो क्या है कि पंचायत का पद जंगलात के ऑफिसर के समान होगा। ठीक है, पंचायत का जो पद होगा वो जंगलात के ऑफिसर के समान होगा। पंचायत को सौंपे क्षेत्र निम्नलिखित अधिकार होंगे। ठीक है, पंचायत को जो सौंपे हुए क्षेत्र होंगे उसमें निम्नलिखित अधिकार होंगे, जो है कि पंचायत जंगल के अंदर किए जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए 5 रुपए तक का जुर्माना होगा, और अगर अपराध इससे बड़ा हुआ तो इतना जुर्माना अगर पर्याप्त ना समझा जाएगा तो उसकी रिपोर्ट करके दोषी पर मुकदमा चलाया जाएगा। ठीक है, पहले तो जो अगर मान लो इस पंचायती जंगल के अंदर अगर कोई भी अपराध किया जा रहा है, गैर कानूनी या कुछ भी उसके विरुद्ध कोई कार्य किया जा रहा है, तो उसमें 5 रुपए तक का जुर्माना होगा। और उस समय का 5 रुपया बहुत ज़्यादा माना जाता था, बहुत ज़्यादा वैल्यू थी 5 रुपए की। ठीक है, और अगर अपराध उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा तो 5 रुपए मतलब 5 रुपए के लायक अगर वो अपराध उससे भी ज़्यादा होगा तो उसमें मुकदमा कराया जाएगा। ठीक है, इन नियमों के अनुसार पैदा होने वाले दावों की पैरवी और जवाबदेही करना। ठीक है, आगे है जंगलों को बिना किसी प्रकार की हानि पहुंचाए जंगल की पैदावार जिनमें बिनाई व छवाई के पत्थर भी सम्मिलित हैं बेचना, चराई, घास कटाई और जलाने की लकड़ी इकट्ठा करने के लिए फीस लेकर पास जारी करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पंचायत का निर्णय बहुमत से होगा और मिनट्स बुक कार्रवाई रजिस्टर में लिखा जाएगा। पंचायत की सभा का कार्य चलाने के लिए बैठक में पंचों की संख्या कुल पंचों की संख्या के 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए। बराबर वोट होने पर सरपंच निर्णायक वोट देगा। ठीक है, पंचायत की आय पंचायत फंड के नाम जमा की जाएगी और सबसे पहले पंचायती जंगल की उन्नति में व्यय की जाएगी, और कुछ बचा रहे तो पंचायती ग्राम के सार्वजनिक हित के कामों के लिए लगाई जाएगी। आगे इसमें क्या लिखा है, तो ये कुछ नियम हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद 1935-36 में सफल रूप से 156 पंचायतें कार्य करने लगी थी। ठीक है, इन सब जो भी प्रक्रिया अभी हम लोगों ने पढ़ी और उसके नियम जो हमने पढ़े उसके अनुसार फिर पंचायत गठित हुई, वन पंचायत गठित हुई। तो 1935-36 में सफल रूप से 156 पंचायतें कार्य करने लगी थी। ठीक है, 1935-36 तक। और 1936-37 में 26 नई पंचायतें जुड़ी। इस प्रकार जुलाई 1937 तक 182 पंचायतें सफल रूप से कार्य करने लगी थी। ठीक है, उत्तराखंड में। सन 1930 से नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों में पंचायती वनों की स्थापना की गई। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। 1930 से अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों में पंचायती वनों की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो इसको नोट कर लीजिएगा। वह 1932 में चमोली जनपद चमोली जनपद में वन पंचायतों का गठन हुआ। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। चमोली, जैसे मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाएगा कि 1930 में किन 4 जनपदों में वन पंचायत की शुरुआत हो गई थी, तो नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और पौड़ी होगा। और 1930 में वो कौन सी जनपद है जिसमें वन पंचायत गठित नहीं हुई थी, तो चमोली, यानी कि 1932 में चमोली जनपद में वन पंचायत का गठन हुआ था। ठीक है, तो ये डेट आप लोग को ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। और इसका धीरे धीरे विकास हो रहा था, जबकि तत्कालीन टिहरी रियासत क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू नहीं की गई क्योंकि वह क्षेत्र टिहरी रियासत के अंतर्गत था। क्यों? क्योंकि अब टिहरी रियासत में कौन सी रियासत वहाँ पर को शासन कर रही थी? परमार वंश, जो पहले परमार वंश था उसकी जो वंशज थे वो वहाँ पर को शासन कर रही थी। तो गोरखा शासन जब आया, जब चंद राजवंश और परमार वंश का पतन हो गया और गोरखा शासन जब वहाँ पर को आई, तो गोरखा शासन ने पूरे 25 वर्षों तक यहाँ पर को शासन किया, और कुछ टाइम उन्होंने गढ़वाल में भी शासन किया। तो इस वजह से परमार वंश क्या हो गया था? बिल्कुल खत्म हो गया था, क्योंकि गढ़वाल और कुमाऊं में उनका पूर्ण रूप से उन्होंने अधिकार कर लिया था। फिर 1815 में जब अ, नेपालियों का और गोरखाओं का और अंग्रेजों का जो युद्ध हुआ था, नेपाल अंगल युद्ध जिसे कहते हैं, तो उसके तहत जो संधि हुई थी, तो उसमें नेपाली गोरखाओं को अपने नेपाल देश वापस जाना पड़ा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से। तो फिर 1815 में फिर टिहरी रियासत, जो संधि में जो बात कही गई थी कि टिहरी रियासत का अलग से निर्माण होगा, तो टिहरी रियासत का वहाँ पर को निर्माण किया गया। और फिर परमार वंश के ही लोग, जो पहले के परमार वंश के जो लोग थे, वही वहाँ पर को शासन करने लगे। 1815 में टिहरी रियासत की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और टिहरी रियासत के पहले जो शासक हैं वो कौन है? पहले नरेश सुदर्शन शाह हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर को ये व्यवस्था लागू नहीं की गई टिहरी रियासत में, क्योंकि वो अलग रियासत थी। ठीक है, आंदोलनकारी व वन अधिकारियों का पूर्ण रूपेण प्राप्त
आंदोलनकारी वन अधिकारियों को पूर्ण रूप प्राप्त करना चाहते थे। वे सरकार द्वारा प्रदत्त सीमित अधिकारों से प्रेरित होकर आंदोलन की तीव्रता को कम नहीं करना चाहते थे। फलतः सुधारों के बावजूद आंदोलन नहीं रुक रहा था। दिसंबर 1921 में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में निम्न प्रस्ताव पारित हुए थे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई थी कि कुमाऊं में जंगलात नीति की विस्तृत व्याख्या करके जंगलात अधिनियम की धारा 78 को रद्द किया जाए। ठीक है, जंगलात अधिनियम के धारा 78 मतलब कि जो भी नियम उसके अंतर्गत बनाए गए, जिन भी वृक्षों को क्या किया था, संरक्षित किया गया था, और स्थानीय जनता को वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पर से वृक्ष वगैरह काटने के लिए, घास वगैरह काटने के लिए, पशुओं को चराने भेजने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था स्थानीय जनता पर। तो उसी धारा को क्या करना था, रद्द करने की मांग की गई थी। वनों में शिकार खेलने में प्रतिबंध ना हो, ये उसमें लिखा गया था। गांवों की सीमा में लगे वनों से सूखी लकड़ी एवं घास लगाने की खुली छूट हो, ऐसा उसमें लिखा गया था। और परिषद जनता से अनुरोध करती है कि वह मद्य व मादक द्रव्यों का बहिष्कार करे तथा औद्योगिक, व्यावसायिक व राष्ट्रीय शिक्षा की ओर भी जनता को प्रोत्साहित किया जाए। ग्रामीणों को अपनी फसल तथा जीवन रक्षा के लिए सुविधाएं, शस्त्र खरीदने के लिए ऋण देने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा गया है इसमें। ये ऊपर जो हम लोगों ने पढ़ा वो गोविंद बल्लभ पंत द्वारा जो प्रस्ताव था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो डॉक्टर आलोक पांडे के अनुसार कुमाऊं परिषद के इन प्रस्तावों को सख्ती ने अपने संपादकीय और लेखों का आधार बनाया और जंगलात आंदोलन को जारी रखने का जनता से आह्वान करती रही। शक्ति ने जंगलात कैसे खुलेगा शीर्षक से संपादकीय में लिखा, सरकार के रंग ढंग हमने देख लिए हैं। उनसे जंगलात खोलने का उसने जंगलात खोलने का जो ढोंग रचा वह जनता के सामने खुल गया है। जंगलात कमेटी नियुक्त की गई। कमेटी में आनंदपूर्वक सैर करी। धीरे धीरे आराम से रिपोर्ट तैयार हुई। उसकी तस्वीरें भर प्रकाशित हुई। सरकार की ओर से 5-5 फुट नोटिस छापे गए। बड़े बड़े अक्षरों में कहा गया, कुमाऊनियों जंगल तुम्हारे हैं। पर नतीजा क्या हुआ? शून्य। जंगलात के तार नहीं हटे, रिजर्व जंगल नहीं खुले। ठीक है, तो ये उन लोगों की मांग थी कि रिजर्व जो जंगल है उसको खोला जाए, स्थानीय जनता के लिए जो दैनिक जीवन के जो भी काम है, उनकी जो पारंपरिक जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जंगलात को खोला जाए, ये उनकी मांग रही थी हमेशा से। ठीक है, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने से इसका प्रभाव कुमाऊं में भी पड़ा और सरकार द्वारा फॉरेस्ट ग्रीवेंस समिति की सिफारिशों पर आधारित सुविधाओं को लागू किए जाने से वन आंदोलन की गति धीमी हो गई। लेकिन 1926 से आरक्षित वनों में अधिकार एवं सुविधाएं मिलने की आवाज़ उठने शुरू हो गई। ठीक है, धीरे धीरे जो गांधी जी द्वारा चलाया गया जो असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया गया। तो धीरे धीरे वन आंदोलन में की गति भी थोड़ी धीमी हो गई थी। लेकिन 1926 से फिर से इन लोगों ने आंदोलन की आवाज़ उठाई, क्योंकि जनता की वन समस्याओं को दूर करने के लिए बनी समिति फॉरेस्ट कमेटी से उम्मीद कम हो गई थी। ठीक है, और वन समस्या के संबंध में दूसरी असंतोष की लहर सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ उठी। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये किसके नेतृत्व में किया गया था? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कब हुआ था? 12 मार्च 1930 में इसको शुरू किया गया था गांधी जी द्वारा। इसमें क्या था कि सविनय अवज्ञा यानी कि विनम्रता के साथ, यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से लेकिन दृढ़ भाव से, कहने का मतलब है सविनय यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि कोई किसी भी तरह का उद्यमबाजी नहीं होगी, किसी भी तरह की अहिंसा यहाँ पर को नहीं होगी, किसी भी तरह की हिंसा यहाँ पर को नहीं होगी। बिना किसी हिंसक विरोध के क्या करेंगे? सविनय यानी कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपने आंदोलन करेंगे, लेकिन दृढ़ भाव से करेंगे। ठीक है, किस लिए करेंगे? क्योंकि ब्रिटिश सरकार क्या करी थी? अपने अन्यायपूर्ण कानूनों को लागू कर देती थी और उनकी अन्यायपूर्ण कानूनों की अवहेलना करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था गांधी जी द्वारा। तो इसमें उन्होंने कई कार्य किए थे। सबसे पहले उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और कई ऐसे कानून थे, उसमें वन आंदोलन भी शामिल है। तो वन आंदोलन को भी उन्होंने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत वन आंदोलन को भी बढ़ावा मिला था। ठीक है, तो उस समय गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसियों ने जनता से ब्रिटिश सरकार की वन संबंधी नीति के खिलाफ अहिंसक विरोध करने की अपील की। प्रेस में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखे गए। राष्ट्रवादी आंदोलन की लहर ने इस वन आंदोलन को अधिक व्यापक बना दिया।
अब है वन आंदोलन 1930 और 1931 कब से शुरू माना जाता है? 1930 और 1931 से। वनों के संबंध में दूसरी असंतोष की लहर सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ उठी। उस समय गांधी जी तथा अन्य कांग्रेसियों ने जनता से ब्रिटिश की वन संबंधी निरंकुश नीति के खिलाफ अहिंसक विरोध करने की अपील की। यानी कि असहयोग आंदोलन के अंतर्गत ही आता था ये वन आंदोलन भी, क्योंकि उसमें उन्होंने क्या कहा था कि हम लोग अपनी आंदोलन आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे और लेकिन दृढ़तापूर्वक रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ब्रिटिश सरकार जो भी अपनी अन्यायपूर्ण जो भी कानून वहाँ पर लागू करती जा रही थी और जनता को परेशान कर रही थी, तो उसकी अवहेलना करने के पर्पज से ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो अपील की गई थी जनता से गांधी जी द्वारा और कांग्रेसियों द्वारा कि क्या करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से और एक अहिंसक विरोध करेंगे हम लोग। ठीक है, इससे पहले गांधी जी का कुमाऊं दौरा जून 1929 में हो चुका था। प्रेस में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लेख लिखे गए। स्थानीय पत्र शक्ति ने लिखा कि ब्रिटिश वन नीति में सरकार की इच्छा की सत्यता को परखना नामुमकिन है। इसका गहन अध्ययन कर प्रतीत होता है कि जैसे सरकार कृषक के रक्त की अंतिम बूंद तक पी लेना चाहती थी। ठीक है, इस समय प्रसिद्ध कवि गौरदा ने संतप्त होकर रक्षण को विलाप शीर्षक से कुमाऊनी कविता लिखी, जिसमें कवि वनों की वेदना को दर्शा रहा है। ठीक है, यानी कि वन कुछ कह रहे हैं। रक्षण का विलाप नामक ये कविता है जो आप लोग को पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छी है। तो इसमें उन्होंने कुमाऊनी भाषा में ये कविता लिखी है और उन्होंने क्या लिखा है कि वृक्ष क्या कर रहे हैं, वेदना कर रहे हैं, रो रहे हैं, एक गुहार लगा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप लोग इसको जरूर पढ़िएगा जितना जितना मैं अभी समय है उस हिसाब से मैं आप लोग को बताती हूँ कि मानुष जाति सुनिया मणि हो, वृक्षण की लय विपत्ति का हाल। कहने का मतलब क्या है कि जो कवि है वो मनुष्य जाति से ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य, पेड़ जो है वो मनुष्य जाति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मन लगाकर सुनो। यानी कि मानुष जाति सुनिया मणि, यानी कि हे मनुष्य, मन लगाकर सुनो और हम पेड़ों पर जो विपत्ति आई है उसको जानो। वृक्षण कीले विपत्ति का हाल। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि हे मनुष्य, ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो, यानी कि ध्यान से सुनो कि हम वृक्षों पर भी क्या आई है, विपत्ति आई हुई है। तो इसको समझो और इसको जानो। सब जन हरी उन्नति में छन, हमरो ले कछु करला ख्याल। सभी जो मनुष्य हैं वो क्या है, उन्नति कर रहे हैं और अपनी विकास में व्यस्त हैं, अपना विकास करने में लगे हुए हैं। और कभी हमारा भी ख्याल किया करो, यानी कि आप लोग उन्नति तो कर रहे हो मनुष्य, लेकिन इसी बीच में हमारा भी ख्याल करो, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लोग को प्राप्त हो रही हैं वो हमारी वजह से प्राप्त हो रही है। ठीक है, भूले नहीं सकना तुम अघाड़ी, लाग्या भय जन्मे मुख मवाल। यानी कि कहने का मतलब है कि हम लोग अपनी बात तुमसे कह नहीं सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी तकलीफ को समझोगे नहीं। यानी कि हम अपनी पीड़ा खुलकर तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते, और जन्म से ही हमारे सामने कठिनाइयाँ और कष्ट मतलब जन्म से ही क्या है, हमारे सामने कई कठिनाइयाँ और कई कष्ट हैं। ठीक है, तो उनको हमें समझना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि बोले नहीं सकना, जागा है हम जागा है हम हल्की नहीं सकना, स्वर्ग टुकाते जड़ पटाल। तो यहाँ पर को पेड़ कह रहे हैं कि हम एक जगह पर क्या है, स्थिर है, हम अपनी जगह पर से हिल नहीं सकते। ठीक है, हम स्थिर हैं अपनी एक जगह पर, हम यहाँ पर से हिल डुल नहीं सकते और कहीं भाग नहीं सकते। तो हम क्या है, स्वर्ग टुका में जड़ पताल। स्वर्ग हमारे सिर पे क्या है, स्वर्ग है, आसमान है, और हमारी जड़ पे क्या है, पाताल है, हम पाताल तक फैले हुए हैं। ठीक है, तुम्हें हमार यमराज कुल का, तुम्हें हमार नित्य का काल। तुम ही हमारे क्या हो, हमारे कुल के क्या हो, यमराज हो, और तुम ही हमारे जीवन की तुम ही हमारे कुल के यमराज हो, और तुम ही क्या हो, हमारे जीवन पर मंडराने वाले रोज का एक काल बन गए हो। ठीक है, क्या कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि तुम हमारा हर बार हनन कर रहे हो, हमारा हमको नष्ट करने में तुले हुए हो। हर रोज तुम हमको नष्ट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो काल बनकर। ठीक है, होम की बैसेटी ले हम बनून और बनुच यज्ञ की साल। हम क्या करते हैं, हमसे ही घर में जो भी पूजा पाठ हवन यज्ञ होता है वो हम ही से होता है। हवन हमारे बगैर हवन तुम कर ही नहीं सकते। लकड़ी तुम हवन के लिए कहाँ से प्राप्त करते हो, हम जंगलों से तो प्राप्त करते हो। जंगलों में जो वन है, पेड़ हैं, उनसे ही आपको
अपने घर की शुद्धिकरण के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो आप हवन करते हो, उसमें तुम हमारा ही प्रयोग करते हो। ठीक है? यज्ञ के लिए हमारा ही प्रयोग करते हो। धूणी का इनल ने हम बनूँ छाछा घर कुड़ी ग्वाड़ देवाल, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि हम चूल्हे के लिए ईंधन भी हम ही बनते हैं, और घरों के जो छप्पर हैं, दरवाजे हैं, दीवारों का जो निर्माण कार्य होता है, वो भी हमारे हमसे ही होता है। हमसे ही उनका निर्माण किया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि खाणों पकाई रोजे खाँचा, छुलके ने की करी मशाल। जो तुम खाना पकाकर खाते हो, वो भी हमारे उपयोग, मतलब हमारा उपयोग रोज़ खाना बनाने में किया जाता है, और हमारी छाल की मसाल बनाई जाती है। ठीक है? झांझी को ठांडरो ले हम बनून, चिता में जलूनू चंदन राल। तो यहाँ पर को पेड़ ये कहना चाह रहे हैं कि रात दिन लोग अंगीठी में हमें जलाते हैं, और जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, तब हम ही क्या करते हैं, हम ही गर्मी का सहारा बनते हैं। ठीक है? और इन झोपड़ियों और मकानों की जो सहतीर है, उसमें भी हमारा ही प्रयोग किया जाता है, और अंत में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है और उसको चिता में जलाया जाता है, तो वहाँ पर भी चंदन और राल के रूप में हम ही जलते हैं। ठीक है? ये बात यहाँ पे कुछ वन कह रहे हैं, रोते हुए विलाप कर रहे हैं, और इंसानों को जगा रहे हैं कि हमारी तरफ भी देखो, हमारे कष्टों को भी समझो कि हम कितना कष्ट उठा रहे हैं, और हमारे हमारे द्वारा ही तुम्हारे सारे दैनिक जीवन के सारे काम पूरे हो रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक कि हम तुम्हारे खाने से लेकर तुम्हारे खाना जो तुम खाते हो, वो हमारे ऊपर ही हमको ही जलाकर तुम्हारा खाना बनता है, तुम खाते हो, और लास्ट में जब तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तब भी हम ही तुम्हारे काम आते हैं। कहने का मतलब ये है। ठीक है? बाटा घाटा काम उनु जाठी कुछु कुकुरा शाल, खेती-पाती कामे उनु हेलो नशूरो युवा द्वाल, यानी कि अब यहाँ पर को ये कहा जा रहा है वृक्षों के द्वारा कि रास्ते में जो पुलों का निर्माण होता है, उसमें भी हमारा प्रयोग किया जाता है। रास्ते में जो कुत्ते और भेड़िया जो भौंकते हैं, वहाँ पर को भी हम काम आते हैं। खेती जब आप लोग करते हो, तो खेती में भी जो औजार आप लोग प्रयोग करते हो, कुदाल, दराती, कुल्हाड़ी, फावड़ा, उसमें भी उसका जो बीना जो बनता है, हत्था जो पकड़ने वाला, तो उसमें भी हमारा प्रयोग होता है। हल का जो प्रयोग करते हो, उसमें भी हमारा प्रयोग होता है। यानी कि कृषि का जो जहाँ पे आप फसल बोते हो, उसमें भी हमारे बगैर आपका वो कृषि कार्य अधूरा है। आप उसको हमारे बगैर उसको पूर्ण कर ही नहीं सकते। यानी कि वृक्ष ये आपको बताना चाह रहे हैं, अपनी उपयोगिता बता रहे हैं कि हमारे बगैर आपका कृषि कार्य भी नहीं संपूर्ण नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। ठीक है? दया तुमन के बिल्कुल नहती, निर्दयी बनी तुम करछा हलाल। और हम इतना कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर क्या नहीं है, दया का बिल्कुल भी भाव नहीं है, और तुम हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती हो। और इतना कुछ हमसे तुमको प्राप्त होता है, उसके बाद भी तुम निर्दयों की तरह हमको नुकसान पहुँचाते हो। मतलब निर्दय बड़ी तुम करचा हलाल, यानी कि निर्दयों की तरह तुम हमको नष्ट कर देते हो। उस वक़्त बिल्कुल भी नहीं सोचते। आपन सनाप अनाप शनाप छोटा झुमतुर काटी करछा नका हवाल, कसी कसी सेवा तुमरी करनू आठों पैरे रते ब्याल। और कैसे कैसे हम लोग कष्ट उठाकर तुमको सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा क्या है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है, और उल्टा तुम हम ही को नष्ट करने में लगे रहते हो। ठीक है? तो इस तरीके से ये कविता पूरी दी गई है, बहुत लंबी कविता है, तो आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा। कुमाऊनी भाषा में है, आप लोग बहुत आसानी से इसको समझ जाएंगे। तो ये पूरा तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन आप लोग जो लास्ट लाइन है, मैं थोड़ा बहुत और लास्ट में आप लोगों को बता देती हूँ कि बूढ़ा सूढ़ा ट्याड़ा म्याड़ा गिरिया पड़िया चूल्हा ब्याल, यानी कि अपनों भलो जो अघिल सुचाछा पालो से तो करो मसाल। कहने का मतलब है कि इतना कुछ हम तुमको देते हैं, और उसके बदले में तुम हमको क्या कर रहे हो, नष्ट पे नष्ट करे जा रहे हो। ठीक है? हमसे तुमको कितना कुछ प्राप्त होता है, तुम्हारी कृषि से लेकर तुम्हारे खाने पीने से लेकर यहाँ तक कि मृत्यु में तक हम तुम्हारे काम आते हैं। उसके बाद भी तुम्हारा हमारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो तुम अभी भी संभल जाओ, और तुम अभी भी क्या करो, हमारी परवाह करो, हमें नष्ट होने से बचाओ। नहीं तो तुम जब बूढ़े हो जाओगे, या जब पैर तुम्हारे सही से चलेंगे नहीं, यानी कि बुढ़ापे में जब तुम्हारी स्थिति होगी, उस वक्त तुमको हमारी ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है? जैसे प्राण सब सबन में छूं उसे वृक्ष जतिन का हाल। जैसे सब में प्राण होते हैं, वैसे वृक्षों में भी प्राण होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसी पीड़ तुमन के हूँच उसे हमार हुनी हवाल। और जैसे कि तुमको दर्द होता है किसी चीज़ के लिए, वैसे ही हमको भी दर्द होता है। कहने का मतलब ये है, फर्क हम तुमन यतुके ही छ।
हम जड़ मुख बिना मुख वाल, यानी कि इतना ही फ़र्क है कि तुम बोल सकते हो और हम बोल नहीं सकते, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ईश्वर की तय सब एक क्षण विसब्बन को छ प्रतिपाल, ईश्वर के लिए सभी लोग एक हैं और वो सभी की रखवाली करता है। अगर तुम हमको, यानी कि कहने का मतलब है कि प्रकृति को अगर तुम नष्ट करोगे, यानी कि वन जो है वो प्रकृति का एक हिस्सा है, अगर तुम वनों को ही नष्ट कर दोगे यानी कि तुम प्रकृति को नष्ट कर रहे हो, तो ईश्वर तो सबके लिए एक है। अगर ईश्वर तुम्हारे लिए है तो ईश्वर हमारे लिए भी है, यानी कि वन कह रहे हैं कि ईश्वर अगर तुम इंसानों के लिए है तो ईश्वर हम वृक्षों के लिए भी है। और अगर तुम हमारा हनन करोगे, हमको नष्ट करोगे, तो इसके बदले तुमको उसका फल जरूर मिलेगा, ईश्वर द्वारा तुमको उसका फल जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस कविता का पूर्व रूप कवि ने भिन्न रखा है। जंगल के पेड़ों की अपील जनता से, सरकार से, यानी कि जंगल के जो पेड़ हैं वो अपील कर रहे हैं, जनता से भी कर रहे हैं और सरकार से भी कर रहे हैं। यानी कि जंगलों में जो आग वगैरह लगाई जा रही है उसके लिए भी जनता से अनुरोध कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, और सरकार जो पेड़ों को काट रही है, लीसा वगैरह निकाल रही है और इमारतें निर्माण के लिए पेड़ों को कटान कर रही है, तो उसके लिए भी सरकार से ये लोग गुहार लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार की ये कविता इसमें दी गई है, जो आप लोगों को पूरी पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए, क्योंकि कुमाऊनी भाषा में लिखी हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको पूरा पढ़ें। जितना मुझसे मतलब मुझसे हो सका होने को तो पूरा मैं आपको बता सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको पढ़ें और समझें खुद से, ठीक है। तो इसलिए मैंने आधा आप लोग को बताया, आधी लाइन मैंने लास्ट की आप लोग को समझा दी है, तो बाकी आप लोग पूरा इसको समझिएगा। और ये आप लोग के जनरल नॉलेज के लिए भी, आपकी दैनिक आपके जीवन के लिए भी सबसे बड़ी प्रेरणा है वृक्षण का विलाप, जो कविता इसमें दी गई है। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जब बरसात का समय आता है तो पहाड़ खसक जाते हैं कहीं जो ये धराली वाला जो हुआ था वहाँ पर को कितना नुकसान हुआ था, केदारनाथ में जो प्रलय आया था। तो ये सारा क्या है, जब हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाते हैं तभी प्रकृति हमको उल्टा क्या करती है, नुकसान पहुँचाती है ना? तो ये आप लोगों को कविता पढ़नी चाहिए। तो आज का तो टॉपिक यहीं पर तक का रहेगा, फिर उसके बाद हम आगे को पढ़ेंगे वन आंदोलन से संबंधित जो भी जानकारी इसके आगे दी गई है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में आप लोगों को जितना भी हम लोगों ने अभी तक देखा वो समझ में आया होगा और आप लोगों ने नोट किया होगा अपनी कॉपी में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।